वेलकम स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो कम्प्लीटली चैप्टर 4 आई कैप स्टडी टेक्स फॉर कैफ 3 स्टूडेंट्स है और ये चैप्टर 4 बिग डेटा से रिलेटेड है। ये वीडियो फोकस्ड रहेगी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बिग डेटा से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स या कोई टेक्निकल चीज़ समझना चाहता है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो कैफ 3 अटेम्प्ट देंगे उनके लिए ये चैप्टर 4 कंप्लीट चैप्टर 4 है जो बिग डेटा से रिलेटेड है, और इस चैप्टर में हम तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, और इसके बाद एमसीक्यूज़, और फिर हम डिस्कस करेंगे स्टडी टेक्स्ट को। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट बिग डेटा। इस चैप्टर के अंदर आई कैप ने स्टडी टेक्स्ट में 7 सब टॉपिक्स रखे हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, सेकंड है सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, इसके बाद मेथड्स ऑफ बिग डेटा कलेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा, चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से हैं बिग डेटा के, और बिग डेटा की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इन 7 सब टॉपिक्स को हम डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स गो थ्रू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फंडामेंटल कि बिग डेटा की डेफिनेशन है क्या, जिससे हमें आसानी होगी इस चैप्टर को समझने के लिहाज से। बिग डेटा रेफर्स टू लार्ज, लेट मी हाईलाइट फर्स्ट। बिग डेटा रेफर्स टू लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। इससे पहले आई होप के स्टूडेंट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियोस कम्प्लीटली 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखी होगी और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। देखें, जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जा रहे हैं चैप्टर 4 पर, और इसके फिर आगे चैप्टर 5, 6, 7 स्पेशली, ये सब लिंक होते जाएंगे चैप्टर्स आपस में, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ओवरऑल कि डेटा सिस्टम रिस्क कैसे इंपॉर्टेंट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो इससे पहले कि चैप्टर 3 जो इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स था, उसमें मैंने वाज़े तौर पे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया है कि आपके पास कुछ सेट ऑफ डेटाज होते हैं जो स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर होते हैं। आप उससे रिलेटेड कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं या डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक एक्सेल और पावर बीआई, राइट। और डेटा एनालिटिक्स हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, वो डायग्नोस्टिक भी हो सकती है जिसमें रीजनिंग होती है, वो प्रिडिक्टिव भी हो सकती है जिसमें फ्यूचर फोरकास्टिंग के हवाले से बात होती है। बट वो तमाम डेटा एनालिटिक्स का जो चैप्टर था वो रिजेम्बलेंस कर रहा था अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ डेटास को। बट जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक लार्ज और एक कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स लोकेशन से डेटा सेट आता है तो वो डेफिनेटली बिग डेटा की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि बिग डेटा होता क्या है, इसकी सोर्सेज क्या होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी या टूल्स है जो हमें आसानी से समझने में मदद देगी, ठीक है। डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। बिग डेटा रेफर्स टू लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सेट्स ऑफ डेटा दैट आर जनरेटेड एट हाई स्पीड from various sources and are too vast to be processed or analyzed using traditional data management tools and techniques। तो बिग डेटा की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा डेटा जो ज़्यादा हो वॉल्यूम में, कॉम्प्लेक्स हो, डाइवर्सिफाइड हो, जो हाई स्पीड से, मतलब विद इन सेकेंड भी जो है वो गीगाबाइट्स में डेटा आपका पॉपुलेट हो रहा हो ऑन सर्वर्स, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस हो या क्लाउड हो, मेजरली क्लाउड होता है, और फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हो जिसको एनालाइज करने में ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट के टूल्स काम नहीं आते, बल्कि हमें मॉडर्न बिग डेटा के टूल्स को यूज़ करना होता है। आगे ये कहती है डेफिनेशन, इट रिक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप, ठीक है। ये अब आप एक टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं, ये बेसिकली आप उसको समझें कि एक टूल है जो बिग डेटा को स्पेशली हैंडल करने में काम आता है। हडूप के बाद स्पार्क है, और इसके अलावा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, AWS हमारे पास मौजूद है, गूगल क्लाउड मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मौजूद है, ठीक है, और फिर उनके इंटरनल बिल्ट इन टूल्स मौजूद है। तो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डेटा की स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग और फिर
अल्टीमेटली एनालिसिस कर सकें टू गेट अगेन द मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। सो प्राइमरीली हमारा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यही पर्पज़ होता है कि चाहे डेटा स्मॉल हो या फिर हम बिग डेटा की बात करें, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, स्टोर, प्रोसेस और एनालिसिस के लिए, ताकि उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स क्रिएट हो सकें बिजनेस की और वो सपोर्ट कर सके डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम आजकल गौर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, या बैंक की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, या आईओटी डिवाइसेस, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपके घर की जो अप्लाइंसेस है वो बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस में कन्वर्ट हो रही हैं। हर डिवाइस की मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी आपका डेटा कैप्चर करती हैं। इसके अलावा सेंसर्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास मेजरली जो नाम है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो इसमें एक एक सेकंड के अंदर आवर्स ऑफ आवर्स का डेटा अपलोड हो रहा होता है, ठीक है, मेंटेन हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है एक सर्वर के ऊपर। इसी तरह से आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं उस प्लेटफॉर्म के लिए, आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं किसी की वॉल पे, या कमेंट या लाइक या किसी पोस्ट को शेयर करते हैं, तो गीगाबाइट्स से भी ज़्यादा जो है वो पर सेकंड हमारा यहाँ डेटा जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और बाय सेकंड होता है। इसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, जैसे अमेज़न एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो फॉल कर रही होती हैं। बैंकिंग चैनल्स हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक एक सेकंड के अंदर जो है वो हो रही होती हैं, डेबिट क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली सर बिग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन समझ में आई है, आप चाहें तो उसको याद भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, आपने अब तक मेरी 3 चैप्टर्स की वीडियो देख ली है और ये चैप्टर नंबर 4 है, और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मेरी वीडियोस का एक पैटर्न होता है। आई स्टार्ट विद वेरी बेसिक, ताकि स्टूडेंट को आसानी से कॉन्सेप्ट वाइज समझ आए, और हर टॉपिक में मैंने ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स ऐड की भी हैं और सिनेरियोज ऐड किए हुए हैं, और हर वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को मैं गो थ्रू करवाता हूँ टू रिकमेंड स्टूडेंट के भाई वो आप तमाम चीज़ें वहाँ से भी डेफिनेटली 3 से 4 मरतबा पढ़ेंगे। प्लस आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन में जो गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड करता हूँ, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी इसका डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद होगा। तो आप आई कैप के आंसर्स में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ये प्रॉपर आंसर बेस्ड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस। तो आई होप आपको यहाँ तक सर डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस पिक्चर में आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो बिग डेटा है वो क्यों एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ओवरऑल भी इस वक्त 2025 में और ऑनवर्ड्स इंडस्ट्री के लिए ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस रखता है, नॉट जस्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बट ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल और लीडरशिप के लिए भी। तो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कुछ कीवर्ड्स, और एक कॉमन कीवर्ड स्मार्ट का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट फैक्ट्रीज़, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट कंज्यूमर, ये सारे डोमेन्स में स्मार्ट का जो अल्फाज यूज़ किया है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो बिग डेटा को सपोर्ट करता है वो आईओटी का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जहाँ तकरीबन चीज़ें टेक्नोलॉजिकल के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और हर तरीके का डेटा, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो या स्ट्रक्चर्ड हो, वो पॉपुलेट होगा। कंज्यूमर साइड पे लोगों के बिहेवियर्स, उनके शॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है ना, उनका लाइफस्टाइल, वो मेजर करने में काम आएगा। हेल्थ केयर के हवाले से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की जाएंगी। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो भी पूरा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स है, प्रोक्योरमेंट है, ठीक है ना, उसको स्मार्टली हैंडल किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिवाइसेस होंगे, उससे भी डेटा प्रोड्यूस होगा। स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, आप देखें कि इवन भी पाकिस्तान में भी और चाइना और जापान के अंदर भी स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर बहुत सारे कैमरेज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि अब स्ट्रीट्स पर लगे हुए हैं, वो कैप्चर करते हैं आपके ट्रैफिक का डेटा, ठीक है ना। इसके अलावा एक्टिविटीज़ का डेटा, स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, कनेक्टिविटी हो रही है। तो हर तरीके का, हर डिफरेंट फॉर्म में डेटा अब पॉपुलेट हो रहा है विद इन सेकेंड्स, विथ वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, ठीक है, और डिफरेंट डोमेन्स अब इंटरकनेक्ट हो रहे हैं।
तो उस हवाले से बिग डेटा का जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा क्या है? देखिए ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और यही सबसे पहला सब टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद प्रॉपर एग्जांपल्स। सबसे पहले कह रहा है वॉल्यूम। ज़ाहिर है मैं बिग डेटा उसको कहूँगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कितना ज़्यादा हो सकता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि क्या मैं 10,000 रॉस का डेटा बिग डेटा कहूँगा, क्या उसकी डेफिनेशन में आएगा, या 10 लाख रॉस का डेटा, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे मैं बिग डेटा नहीं कहता, बल्कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो इन पांचों को मिला के हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बिग डेटा की डेफिनेशन है। सो वॉल्यूम सबसे पहले तो डेफिनेटली साइज़ में ज़्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है। फिर है वैरायटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा सोर्सेज हों, और वो इतना ईजी नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स तरीके के डेटा सेट्स होते हैं। उसकी एक वैल्यू हो, ठीक है, ताकि हम यूज़फुली उसको एनालिटिक्स और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। वेरासिटी हो, यानी इनकन्सिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी अगर डेटा में है तो उसको क्लीन किया जाए। और वेलोसिटी मतलब हाई स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, जिसकी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको डेफिनेशन में दी। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो विद इन सेकेंड हाई स्पीड में जो है वो डेटा बनाती हैं सर, ठीक है। तो ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में गो थ्रू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, ये आपको प्रैक्टिकली इमेज बता रही है कि कैसे विद इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम ERP की बात करते हैं, और हमने पिछले चैप्टर्स में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SAP, ओरेकल, और आपको याद होगा एक यूज़ केस में मैंने बैंक की केस स्टडी आपसे शेयर की थी। सो डेटा कैसे पॉपुलेट हो रहा है, देखें वर्टिकल एक्सिस पे आपको साइज़ नज़र आ रहा होगा, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेंटाबाइट्स, और इससे भी अभी और ज़्यादा भी हैं वर्ड्स जब जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, और फिर इंक्रीजिंग हो रही है डेटा वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ERP से ये स्टार्ट होता है, फिर CRM यानी सेगमेंटेशन, कस्टमर्स, सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, और फिर वेबसाइट्स का सारा डेटा, ठीक है, सोशल मीडिया, एफिलिएट नेटवर्क्स, मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें लास्ट लेयर है जो सबसे ऊपर है बिग डेटा की जब हम बात करते हैं, जिसमें SMS, MMS, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, GPS, सोशल इंटरेक्शन, सोशल मीडिया, मोबाइल वेब्स, ठीक है ना, सेंसर्स, डिवाइसेस, लाइव स्ट्रीम्स, ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेटा वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द बिग डेटा, प्लस उसका साइज इंक्रीज होता है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। सो बिग डेटा ओवरऑल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इंटरैक्शंस और ऑब्जर्वेशंस, जो उसको ओवरऑल कहते हैं कि हाँ जी ये बिग डेटा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रहे। अब हम डिटेल में सर डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ नज़र भी आ रही है, और पिक्चर से आपको बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही होगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो वॉल्यूम ऑफ डेटा है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन सेम रहती है, बट वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, डेटा इंक्रीज़ हो रहा है इन साइज़, ठीक है। तो हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है वॉल्यूम। So definition है refers to the amount of data generated and stored. Big data involve massive volumes from terabytes to petabytes or more. यानी अब गीगाबाइट्स की भी कोई अहमियत नहीं रही, अब हम बात कर रहे हैं टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स। अगर इतना वॉल्यूम है तो हम कहते हैं हाँ ये बिग डेटा की डेफिनेशन में फॉल करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे दी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक जो जनरेट करता है 4 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे। किस हवाले से, फ़ोटोज़, मैसेजेस, इंटरेक्शंस लोगों की आपस में होती है, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, और ये वन ऑफ द स्टैटिस्टिक है। मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ मज़ीद नंबर बढ़ेगा, बट इस वक्त भी 4 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे सोशल मीडिया के ऊपर जस्ट लाइक फेसबुक पे जो है वो जनरेट हो रहा है। सो दैट क्लासीफाई द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास मौजूद है वेलोसिटी, ठीक है। चल सो वेलोसिटी में देखें तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है एग्जाम्पल कि जी हमारे पास एक लिमिटेड डेटा हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है, फिर थोड़ा सा मज़ीद डेटा की वेलोसिटी को बढ़ाएं तो क्लाइंट या डेटा सर्वर्स,
ठीक है ना। फिर इसके बाद इंटरनेट, मज़ीद बड़ा डेटा, फिर बिग डेटा, क्लाउड, और फिर इसके बाद सोशल मीडिया, मोबाइल्स एंड IoTs जो मैंने एक्सप्लेन किया। और यहाँ लिखा हुआ है एवरी 60 सेकेंड्स 1 लाख ट्वीट, 7 लाख स्टेटस अपडेट, 11 मिलियन मैसेजेस, और ये मज़ीद अब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स नंबर्स नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इंडस्ट्री मेजर कर रही है कि जो वॉल्यूम और वेलोसिटी है इवन, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है। अब वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं विद डेफिनेशन। वेलोसिटी क्या कहती है कि द स्पीड एट विच डेटा इज़ क्रिएटेड। इसमें स्पीड की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप अगेन पिक्चर को भी देखें तो पर्सनल कंप्यूटर पर इतनी स्पीड से डेटा नहीं स्टोर हो रहा होता या जनरेट हो रहा होता ना। जैसे लेट सपोज आपका जो अपना पर्सनल मोबाइल है या आपका जो पर्सनल लैपटॉप है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर एक हद तक आपकी हार्ड ड्राइव होती है ना, 100 GB की या 200 GB की ड्राइव होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन फिर से 100 GB का डेटा आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे बनाएंगे, फिर एक और दिन में 100, रोज़ाना तो 100 GB नहीं होता ना। आपके पास 100 से 200 GB या 500 GB की हार्ड ड्राइव होती है जो सालों साल चलती है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि जिस स्पीड से डेटा बढ़ता है, तो क्लाइंट और डेटा सर्वर पे एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर जल्दी टाइम में डेटा डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। और फिर इंटरनेट पे, बिग डेटा पे, तो आई होप आपको वेलोसिटी का समझ में आ रहा होगा कि हम टाइम और स्पीड की बात कर रहे हैं कि हर गुजरते हुए सेकंड में डेटा जो है वो मज़ीद बढ़ता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन यही कह रही है, द स्पीड एट विच डेटा इज़ क्रिएटेड, कलेक्टेड एंड प्रोसेस। बिग डेटा सिस्टम्स हैंडल रियल टाइम और नियर रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स। ठीक है, एग्जाम्पल, बड़ी वैलिड एग्जाम्पल है स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया की जितनी भी डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस आप देखें, उस पर एक एक सेकंड के अंदर शेयर प्राइस कम ज़्यादा, प्लस माइनस, वेरिएंस के नंबर्स, और पूरी दुनिया से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूज़र्स क्या करते हैं, अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। सेकंड में शेयर प्राइस कम हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इतना ह्यूज विद इन सेकेंड वाला डेटा जो पॉपुलेट हो रहा है, और इसमें फिर बैंकिंग सिस्टम अटैच है क्योंकि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, विड्रॉल्स भी कर रहे हैं, कैश आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं डेबिट क्रेडिट की, और स्टॉक मार्केट चल रही है। ठीक है, इस वक्त क्रिप्टो मार्केट भी है जो 24/7 काम करती है, बट स्टॉक मार्केट एक लिमिटेड टाइम पे काम करती है। तो यानी वेलोसिटी की एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम्स, जिसकी एक एक सेकंड गुजरने से क्या हो रहा है सर, रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स को हम वो क्रिएट भी हो रही है, वो कलेक्ट भी हो रही है, और वो प्रोसेस भी हो रही है। तो पहला तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है IoT सेंसर्स, जिसकी मैंने बात की कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आपके बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो हैं वो अब डेटा कलेक्ट करेंगे, इवन जो आपकी होम अप्लाइंसेस हैं या इवन इंडस्ट्री की अप्लाइंसेस हैं और डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली सेकेंड्स में और मिली सेकेंड्स में डेटा प्रोड्यूस करती हैं और प्रोसेस करती हैं। सही है, तो आई होप आपको अब तक दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई हैं। एक वॉल्यूम की बात की हमने और एक वेलोसिटी की सर हमने बात की। नेक्स्ट है वेरासिटी। ये क्या है सर? अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा कहते हैं इसको। ठीक है ना, मतलब ये कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बट हमने क्या किया, हमने पुअर डेटा कलेक्ट किया, उसकी क्वालिटी सही नहीं थी या अनक्लीन डेटा था, और उस डेटा को यूज़ करने से जो है वो हमारी एनालिटिक्स गलत हो जाती हैं। सही है, या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या आउटलायर्स वगैरह थे, अनसर्टेनिटी थी उस डेटा में। ठीक है, जिससे रिस्क बढ़ गया और हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो और ये भी होता है अक्सर औकात कि लोग बिल्कुल फजूल का डेटा भी जनरेट करते हैं जो हमारे यूज़ केस में नहीं होता वो। सही है, अननेसेसरी हो सकता है। ठीक है, जिससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, हमें उसको एक्सक्लूड करना चाहिए बिफोर द एनालिटिक्स। या लोग स्पैमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू SMS। ठीक है, वहाँ से भी डेटा जनरेट हो रहा होता है, वो भी किसी काम का नहीं होता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, या फिर कोई रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ रहे होते हैं किसी सर्वे के तहत, उसमें भी लोग काफ़ी गड़बड़ करते हैं, डुप्लीकेशन का इशू, आउटलायर का इशू, इररेलेवेंसी का इशू, यानी अगेन अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि रेफर्स टू दी एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। तो वेरासिटी क्या कहती है कि जब इस तरह का डेटा हमारे पास आ जाए, अनसर्टेनिटी, तो हम ये चेक करें कि हमें उस डेटा की एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी और उसकी रिलायबिलिटी पे काम करना है।
ठीक है, बिकॉज बिग डेटा ऑफन कम्स फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, इट कैन कंटेन एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज। जो मैंने अभी बात की आपके साथ कि वेरासिटी क्या चेक करती है कि जी हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं या जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं, इररेलेवेंट डेटा आ रहा है, आउटलायर्स आ रहा है, डुप्लीकेशन का इशू या कोई भी क्वालिटी की एक्यूरेसी से रिलेटेड इशू है, वेरासिटी का रूल ये कहता है कि मेक श्योर करें कि डेटा की एक्यूरेसी, डेटा की क्वालिटी और डेटा की रिलायबिलिटी ठीक हो। सही है। सो एग्जाम्पल है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि सेंटिमेंटल डेटा होता है, कोई भी एक इशू चल रहा होता है, चाहे वो वायरल हो, तो लोग अपने अपने ओपिनियंस में कमेंट्स में कुछ लिख रहे होते हैं। इलेक्शंस होते हैं तब भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं। ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स को वायरल करना होता है तब भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उस डेटा से बायस्ड हो सकता है या मिसलीडिंग हो सकती है उस डेटा के हवाले से। तो वेरासिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी हम क्या करें, हम क्लीनिंग करें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेटा की क्लीनिंग के पॉइंट्स हमारे पूरे हों और वैलिडेट किया जाए बिफोर एनालिसिस। तो ये देखिए, ये मेरी बात बिल्कुल सही हो गई यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है कि बिफोर डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस, वेरासिटी ये चेक करता है कि डेटा की एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी और उसकी रिलायबिलिटी सही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है स्पैमिंग के, मिस इन्फॉर्मेशन के, मिसलीडिंग के या बाइस्ड स्टेटमेंट्स के, जो हमें एनालिसिस से पहले उसको एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी मीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। कुछ डेटा हमारी लोकल हार्ड ड्राइव पे, कुछ हमने सोशल मीडिया से कलेक्ट किया, कुछ हमने यूट्यूब से कलेक्ट किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि 400 मिलियन ट्वीट्स आर सेंट पर डे, अबाउट 200 मिलियन एक्टिव यूज़र्स, वहाँ से भी डेटा आ रहा है। 4 बिलियन आवर्स ऑफ वीडियो वॉच ऑन यूट्यूब ईच मंथ। ठीक है, बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है, 2014 का। 2011 में द ग्लोबल साइज ऑफ डेटा ऑफ हेल्थ केयर वॉज एस्टिमेटेड 150 एक्साबाइट्स, यानी 161 बिलियन गीगाबाइट्स। सो दैट्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल। ठीक है, इसी तरह से 30 बिलियन पीसेज ऑफ कंटेंट आर शेयर्ड ऑन फेसबुक एवरी मंथ, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली दीज स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, सो वैरायटी क्या कहती है कि रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड, इट कुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड, इट कुड बी अनस्ट्रक्चर्ड। हमने इसको डिटेल में चैप्टर 1 में ऑलरेडी देखा है कि ये 3 फॉर्म्स कैसे होती हैं, कैसे नज़र आती हैं। बट वैरायटी जो है वो बताती है कि डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से डेटा हमारे पास डिफरेंट शक्ल में आता है और ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल है कि a company collects structured data just like sales figure. It could be an Excel file, it could be different CSV file. ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा XML और JSON logs हो सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड would be videos, tweets and emails. ठीक है जी। The last characteristic of big data is the value. ठीक है, that's very important. So big data in service ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखें कि क्या जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी एक वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, सो बिग डेटा इज़ क्रिटिकल टू मीट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। याद रहे स्ट्रैटेजिक किसको कहते हैं, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था डेटा गवर्नेंस में। स्ट्रैटेजिक इज़ द सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है ऑफ द बिग डेटा, दिस इज़ रिलेटेड टू द डेटा गवर्नेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक लेवल, बिकॉज दे आर द पर्सन हु टेक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देन क्या वैल्यू बनती है मेरे डेटा की, टू शेयर द इंसाइट्स एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, और इस तरह से हम कुछ स्टैटिकल काम करते हैं और वैल्यू ड्राइव करते हैं उस डेटा की। सो वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि रेफर्स टू द यूजफुलनेस, क्या वो डेटा यूजफुलनेस है या पोटेंशियल बेनिफिट्स रखता है फॉर एनालाइजिंग बिग डेटा। एग्जाम्पल्स क्या है सर, रिटेलर्स एनालाइज कस्टमर परचेज। ठीक है, रिटेलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट कंपनीज अपने जब उनके पास डेटा आ जाता है तो वो कस्टमर की परचेज हिस्ट्रीज़ को जो है वो एनालाइज करते हैं थ्रू डिफरेंट रूल्स टू प्रिडिक्ट बाइंग ट्रेंड्स। कि लेट सपोज मैं एक जगह जाता हूँ शॉपिंग करने और मैं वीकली जाता हूँ लेट से थर्सडे या फ्राइडे को। ठीक है, और मैं कुछ चीज़ें अमूमन कॉमन ख़रीदता हूँ, जैसे मिल्क पैक्स हो गए, ठीक है, चिप्स हो गए। ठीक है, इस तरह से जो है वो, तो जितनी भी आइटम्स मैं वहाँ से परचेज़ करता हूँ, तो इस तरह से एनालिटिक्स की जाती है। और एक बड़ी फेमस
और कॉमन एनालिटिक्स करते हैं रिटेलर्स, वो कहलाती है मार्केट बास्केट एनालिटिक्स। ठीक है, वो बास्केट एनालिटिक्स क्या होती है कि वो पता करते हैं कि कस्टमर का परचेजिंग जो वो रेगुलर कर रहा है तो उसको कौन सी आइटम्स चाहिए ताकि वो अपनी भी खुद डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर सकें। इसके अलावा अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग ऑफ़र कर सकें, बर्थडे पे डिस्काउंट्स ऑफ़र कर सकें, ठीक है ना, थ्रू एसएमएस, और फिर उनकी मज़ीद सेल्स इंक्रीज़ हो, ये उनके टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, जैसे ईद आ रही है, रमज़ानुल मुबारक है, या कोई और ओकेजन है, न्यू ईयर है, ठीक है ना, तो ब्लेस फ्राइडे है, इस तरह की चीज़ें जो है वो रेकमेंड की जा सके मार्केट बास्केट एनालिटिक्स के थ्रू, और अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द सेल। तो ये वैल्यू को डिफाइन करते हैं। समरी में हम देख लेते हैं, अब तक हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा डिस्कस किया: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब कि मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हो, ठीक है, गीगाबाइट्स में नहीं, अब तो बात हो रही है पीटाबाइट्स की और इससे भी अबव। ठीक है, इसके अलावा वेलोसिटी कहती है स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, आईओटी सेंसर्स हो गई, ये हमने एग्जांपल में कवर किया। वैरायटी, डिफरेंट टाइप से डेटा आएगा, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर हो, अनस्ट्रक्चर हो। वेरासिटी, रिलायबिलिटी कितनी है डेटा की, कोई नॉइजी या कोई आउटलायर या कोई बायस्ड ओपिनियंस तो नहीं है जो मेरे एनालिटिक्स को ख़राब करेंगे, मुझे उसको चेक करना है और क्लीन करना होता है। वैल्यू, बिजनेस का बेनिफिट अल्टीमेटली क्या है, और हमने एग्जांपल शेयर की प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स या कस्टमर बिहेवियर के हवाले से। ठीक है, सो आई होप आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में समझ आ गई हूँ। अब हम बिग डेटा की कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपका बिग डेटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं बिग डेटा की। सबसे पहली है हमारे पास वॉलमार्ट ट्रांजैक्शंस या डेटा वॉल्यूम। सो वॉलमार्ट के बारे में आपको मालूम होगा कि ये बेसिकली एक चेन स्टोर है जहाँ पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी लोग परचेज करते हैं, विज़िट भी करते हैं वॉलमार्ट पे। तो इनकी जो ट्रांजैक्शंस और इनका जो डेटा वॉल्यूम है जो प्रोसेस हो रहा है थ्रू फिज़िकल स्टोर्स, थ्रू ऑनलाइन, तो वॉलमार्ट क्या कह रहा है कि वॉलमार्ट रिपोर्टेडली प्रोसेस ओवर 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजैक्शंस पर आवर की बात हो रही है। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख कस्टमर ट्रांजैक्शन एक घंटे में, सही है, इंपोर्टेड इनटू लार्ज डेटाबेसेस। ठीक है, वॉलमार्ट इज सेड टू इंजेस्ट 2.5 petabytes of data every hour in their private cloud or analytics infrastructure. So this particular example definitely drives and directly connected with sir big data. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है फेसबुक की मीटा या सोशल मीडिया डेटा, ठीक है, जो कॉमनली हर कोई यूज़ करता है। सो ऑलरेडी फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, या उससे रिलेटेड जो भी मीटा के ओवरऑल जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेफिनेटली पीटाबाइट्स में अगेन डील करते हैं। विद इन सेकेंड्स इनका लार्ज डेटाबेस क्रिएट होता है लाइव। ठीक है, और ग्लोबली भी अगर हम देखें सो एज ऑफ मिड 2025 हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 5.41 बिलियन पीपल using the social media, which is approximately 65% of world population. तो डेफिनेटली हर एक सेकंड जो है वो अहमियत रखता है। आप एक और चीज़ नोट करते होंगे, समटाइम्स हम ये भी फेस करते हैं कि व्हाट्सएप डाउन हो जाता है या फेसबुक डाउन हो जाता है, ठीक है, या हमारे यहाँ नेटवर्क्स डाउन हो जाते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट्स जो है वो 1 दिन 2 दिन के लिए हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विस बंद कर देती है या मोबाइल सिग्नल्स ऑफ कर देती है, या ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर इंटरनेट या फ़ोन कॉल्स ऑफ कर दिया जाता है। तो आप देखें अगले दिन फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ बाकायदा बताती हैं कि हमें कितने बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है वो लॉस उठाना पड़ा एक दिन के अंदर, क्योंकि वो बिज़नेस नहीं हो सका। इवेंचुअली इसका मतलब ये कि ऐसे तमाम सेक्टर्स जहाँ पर हर एक सेकंड के साथ साथ लाइव डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है कस्टमर्स का, और जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, सो ये सेंसिटिव है। ठीक है, इसके अलावा ट्वीट्स पोस्ट पर डे, ट्वीट्स भी डेफिनेटली लोग ट्वीट्स तो करते हैं विथ टेक्स्ट और इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस, बट उसकी भी अहमियत है, क्योंकि अगर आप समझें कि एक इन्फ्लुएंसर
या एक कंट्री का वज़ीर आज़म जब ट्वीट करता है, या इवन एलॉन मस्क जब एक ट्वीट करता है, तो उसके इम्पैक्ट से फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ या तो फॉल करती हैं या राइज करती हैं, ठीक है, यानी इतना इम्पैक्ट होता है। तो कोई इन्फ्लुएंसर अगर कुछ लिख भी दे तब भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन की, तो बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। और आप यहाँ देखें, फॉर्मली ट्विटर होता था, अब उसका नाम एक्स है। डेफिनेटली इलॉन मस्क ने इसको परचेज़ किया है। तो ये कहा जाता है, एक जर्नल स्टैटिस्टिक्स है कि 500 मिलियन ट्वीट्स हो रही हैं पर डे, जो 2024-25 की है, और 5800 ट्वीट्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं ग्लोबली, ठीक है। सो बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो अपना फ़ोन रोज़ाना किस लिए यूज़ करते हैं, कॉलिंग, टेक्सटिंग, सोशल मीडिया, है ना, हम अमूमन इसी के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लोग के मोबाइल फ़ोन पे भी डेटा जनरेट हो रहा है, कुछ उनके लोकल मेमोरी कार्ड में होता है, कुछ वो अपलोड कर देते हैं थ्रू ईमेल्स या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो अब तक ये पता कर रहे हैं कि 2025 में 5.41 बिलियन पीपल यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया ग्लोबली, और ज़्यादातर लोगों का एक्सेस मोबाइल के थ्रू हो रहा है, विच इज़ वेरी ट्रू। एक और एग्जांपल है बिग डेटा की, यूट्यूब का अपलोड रेट। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, राइट। तो देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूट्यूब चैनल, और हर सेकंड में पता नहीं कितने कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो एक 2025 की लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 500 घंटे से ज़्यादा, ठीक है, वीडियो अपलोड होती है हर मिनट यूट्यूब के ऊपर। यानी एक मिनट में यूट्यूब के ऊपर 500 घंटे से ज़्यादा का जो कंटेंट है वो अपलोड हो रहा है, सही है, rather than 48 hours. So YouTube reports over 20 billion videos have been uploaded as in total of as of April 2025 के ये latest statistics हैं, ठीक है। So again the importance of big data. इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है लाइक ई कॉमर्स की, हमने बात की, सही है, वहाँ पर भी वेरी हाई वॉल्यूम्स है इन टर्म्स ऑफ यूज़र इवेंट्स, पेज व्यू, क्लिक्स, ठीक है, उनको रियल टाइम रिकमेंडेशन, फिर काफ़ी कंपनीज अपने स्पॉन्सर एड्स रन करती हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, उसको हैंडल करना, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेस को गैदर करना। ईमेल की बात करें, चाहे आपका एक पर्सनल ईमेल हो या आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ईमेल का अगर डेटा की बात करें तो द बेस्ट रीसेंट एस्टिमेट है 376.4 बिलियन ईमेल्स हर रोज़ सेंड हो रहे हैं। ये 2025 की एक प्रोजेक्शन है, 376.4 बिलियन ईमेल्स एक दिन में, यानी 24 घंटे में। और 2024 में यही वॉल्यूम जो था वो 361.6 बिलियन पर डे का था। तो देखिए हर साल जो है वो वॉल्यूम वाइज भी इंक्रीज आ रहा है। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, सो पूरी दुनिया एक एस्टिमेट के हिसाब से जनरेट कर रही है 402.74 मिलियन टेराबाइट्स, या आप ये कह लें 0.4 ज़ेटाबाइट्स, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हम पीटाबाइट्स की बात करें, तब हम ज़ेटाबाइट्स पे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ बिग डेटा, जहाँ पर लोग क्रिएट करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें 0.4 ज़ेटाबाइट्स में इंक्लूडेड है। और ग्लोबल डेटा टोटल प्रोजेक्टेड है कि वो 181 ज़ेटाबाइट्स पे जाएगा 2025 के अंदर, यानी जिस स्पीड से हम देख रहे हैं, ठीक है। और अगर प्रिडिक्शन है, एस्टिमेट है, डेफिनेटली प्रोजेक्टेड है, बट 2025 नहीं तो आने वाले 3 से 4 साल में डबल हो जाएगा इसका, ठीक है। सो डेफिनेटली क्या होगा, इसके डबल होने से इम्पैक्ट क्या आ सकता है, आप क्या सोच सकते हैं बिग डेटा से, कि जी हमें नए डेटा सेंटर्स चाहिए, नंबर 1, ठीक है। फिर हमें डेटा सेंटर्स के साथ इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड, नए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, सेंसिटिविटी बढ़ेगी डेटा की, किसी एक इन्फ्लुएंसर के इम्पैक्ट पे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। हैकिंग बढ़ जाती है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना, डिफरेंट ब्रीचिंग आइडियाज़ लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉफ्टवेयर एंड मैनेजिंग डेटा, बट इट्स ऑल्सो इम्पैक्ट द हार्डवेयर इंडस्ट्री एट द पैरेलल टाइम। नई इंडस्ट्रीज़ का आना, नए लोगों का नए स्टार्टअप्स को शुरू करना, नए तरीक़ों से डेटा को मैनेज करना, एनालाइज करना, ठीक है। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ये सब्जेक्ट और इवेंचुअली ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
ये कुछ टूल्स हैं जो बिग डेटा से रिलेटेड हैं। बिग डेटा के बहुत सारे टूल्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। जो सबसे बहुत बहुत कॉमन और फेमस आपको मिलेगा दैट इज़ हडूप, ठीक है, जो डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। इसके अलावा अगर आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी है तो वो स्पार्क के थ्रू होता है। आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स बेसिकली स्पार्क यूज़ करता है। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे। डेटा वेयर हाउस के लिए हाइव का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। डेटा एनालिसिस अगर बिग डेटा पे करनी है तो उसका एक डिफरेंट टूल है। ऑल्दो पावर बीआई भी हैंडल करता है डेटा एनालिसिस फॉर द बिग डेटा एज वेल। तो इसका मतलब बिग डेटा का एक इकोसिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू द टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप यहाँ मज़ीद इसको ड्रिल डाउन करें कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस बिग डेटा को हैंडल करने में काम आती हैं, तो यहाँ पर डोमेन्स डिफाइन हुए हैं। स्टैटिकल एनालिसिस या डेटा माइनिंग के लिए दो कैटेगरीज हैं, एक फ्री और ओपन सोर्स होती है और एक कमर्शियल होती है जिसका लाइसेंस होता है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है। उसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको नज़र आती होंगी। एनालिटिकल फ्रेमवर्क और नो सीक्वल के लिए अगेन फ्री और ओपन सोर्स, जैसे हडूप मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, ठीक है। मोंगो डीबी है, ठीक है। स्पार्क है, सही है। माई सीक्वल है, वो थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल पे जाएँ तो ओरेकल है, सही है। एसएपी भी हैंडल करता है बिग डेटा को। टेरा डेटा है, सही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है उसमें ओपन सोर्स बहुत कॉमन जो है वो पाइथन है, ठीक है। IBM वाटसन कमर्शियल है, सही है, ये भी फेमस है। विजुअल एनालिटिक्स के लिए हमारे पास पावर बीआई, टैब्ल्यू, माइक्रो स्ट्रैटेजी कमर्शियल है, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट बिग डेटा के अंदर हर एक डिफरेंट डोमेन के लिए ओपन सोर्स और कमर्शियल रिलेटेड टूल्स हमारे पास इस इकोसिस्टम में सर मौजूद है। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसमें आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस नज़र आ रही है। जैसे अगर इन मेमोरी प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास बिग डेटा की कौन सी एप्लीकेशंस एंड टूल्स मौजूद है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है, सीक्वल ओवर हडूप, नो सीक्वल डेटा बेसिस, सर्च इंजन के लिए क्या मौजूद है, डेटा पाइपिंग के लिए क्या मौजूद है, मशीन लर्निंग, ठीक है ना, स्क्रिप्टिंग। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। एक चीज़ याद रहे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको डिटेल में ना तो कोई प्रोग्रामिंग, ना कोई प्रैक्टिकल, ना कोई टेक्निकल चीज़ पूछी जाएगी। आपको ओवरऑल जो आपकी जो एग्ज़ाम जिस हिसाब से पास होगा आपका, वो बेस करेगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिस चैप्टर का, आप उसका आंसर अच्छे कीवर्ड्स के साथ, एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, और जो उसको सपोर्ट करे और विथ के उसके अप्लाई करने से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर वो सारी चीज़ें चेक करेगा। सो मेक श्योर करें कि आपकी जो एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से टूल्स विथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं बिग डेटा में, ठीक है। और ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्पेसिफिक टॉपिक, सब टॉपिक जो है स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है चैप्टर 4 का, कि कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी है जो बिग डेटा को हैंडल करने में काम आते हैं। तो मैंने वन स्लाइड के ऊपर ही तमाम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स विद टूल्स डिफ़ाइन कर दिए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो बिग डेटा में टूल यूज़ हो रहा है वो हडूप है, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड बैच प्रोसेसिंग ऑफ मैसिव यानी बिग डेटा सेट अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अभी हमने वीडियो में स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स और जो सिनेरियोज़ की बात की और जो बिग डेटा प्रोड्यूस होता है, उस लिहाज से ये बैच प्रोसेसिंग और मैसिव डेटा सेट्स जो स्टोर होता है सिस्टम्स के ऊपर, उस जो है उसमें हडूप इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल है याहू, फेसबुक, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS को यूज़ करते हैं टू स्टोर एंड प्रोसेस पीटाबाइट्स। याद रहे कि हमारे लैपटॉप्स में तो कम होता है ना डेटा, GBs में होता है, बट रियल टाइम इन ऑर्गेनाइजेशंस में इवन पर डे पीटाबाइट्स डेटा जनरेट हो रहा होता है और कंज्यूम होता है। तो उसके लिए हडूप यूज़ करते हैं फॉर यूज़र डेटा एफिशिएंटली। इसके बाद है अपाचे स्पार्क। ये क्या किस लिए यूज़ होता है, फॉर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, सही है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म का नाम आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स यूज़ करता है स्पार्क किस किस हवाले से, टू एनालाइज यूज़र व्यूइंग पैटर्न्स एंड प्रोवाइड रियल टाइम कंटेंट रिकमेंडेशंस, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ मैं रिपीट करता चलूँ, देखिए जब आप एग्ज़ाम के अंदर किसी सवाल डिस्क्रिप्टिव सवाल का जवाब लिखेंगे तो आपको प्रॉपर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन और चैप्टर की वोकैबलरी प्लस जो भी एग्जाम्पल आप कोट करते हैं, आप ABC XYZ कंपनी या अपनी मर्ज़ी की एग्जाम्पल्स मत लिखिएगा एग्ज़ाम के आंसर्स के अंदर। आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स लिखें जो मैं आपको इन तमाम वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर रहा होता हूँ डिटेल के अंदर, ठीक है, ताकि उससे उस सवाल की ऑथेंटिसिटी प्लस उसका जो आंसर है वो सपोर्ट हो सके, और तभी आपको एफिशिएंट मार्क्स मिल सकेंगे और फिर आप 100 में से 50 या अबव 50 मार्क्स लेके इस पेपर को पास कर सकेंगे। सो मेक श्योर आपको एक्रोनिम्स, वोकैबलरी, एग्जाम्पल्स, ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स और जवाब में एक मॉडरेट इंग्लिश विथ प्रॉपर यूज़ केस, उसका इम्पैक्ट, ये सब डिफ़ाइन करना होगा ताकि आप डिफरेंट जो है वो आपका आंसर हो और आपके चांसेस हो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट एक और टूल है कैफका, ठीक है। ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, मैसेज क्यूइंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग कंटिन्यूस डेटा फ्लो। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे लिंक्डइन है, सही है, लिंक्डइन क्या करता है, कैफका यूज़ करता है किस हवाले से, टू ट्रैक यूज़र एक्टिविटी स्ट्रीम सच एज क्लिक्स एंड मैसेजेस इन रियल टाइम, ठीक है। तो आप देखें हर एग्जांपल, अगर मैं कोई टूल पढ़ा भी रहा हूँ तो उसकी मीनिंग क्या है, वो किस सिनेरियो में यूज़ होता है, प्लस कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का उस टूल को इस्तेमाल करने से इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो एवरीथिंग इज़ कंसाइजली एंड ऑन फोकस्ड यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है ABC XYZ, ठीक है, उसका दोस्त मेरा दोस्त, तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है, सारी फोकस्ड एग्जांपल्स हैं। सो मेक श्योर आप मेरे इस हैंडआउट्स को एग्ज़ाम के आंसर ड्राफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन चैप्टर 1, 2, 3, 4 और ऑन गोइंग चैप्टर्स भी। हाइव एंड पिग, ठीक है, टूल्स फॉर क्यूरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट स्टोर्ड इन हडूप यूजिंग SQL लैंग्वेज लाइक हाइव और स्क्रिप्ट इन पिग। फेसबुक यूजेस हाइव, क्यों यूज़ करता है, टू रन SQL क्यूरीज ऑन ह्यूज डेटा सेट्स फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स के हवाले से, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म जो है एक टूल यूज़ कर रहा है बिग डेटा का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अब तक हमें ये समझ में आ रहा है, सही है। नो सीक्वल डेटाबेसेस ये स्केलेबल होते हैं और नॉन रिलेशनल होते हैं। आपके अभी आगे चल के चैप्टर 5-6 में आपको बताया जाएगा कि रिलेशनल के डेटाबेसेस क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, बट हमारे पास बिग डेटा में नॉन सीक्वल, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, फॉर स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म है ईबे क्या यूज़ करता है, MongoDB। क्यों यूज़ करता है MongoDB, फॉर नॉन सीक्वल डेटाबेसेस। आई होप रिलेटिविटी आपको समझ में आ रही है। इसी तरह से इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में जो मैसेज स्टोरेज होता है वो कैसेंड्रा जो है टूल है वो यूज़ होता है, किस लिए, बिग डेटा के लिए। इसी तरह से डेटा लेक्स, ठीक है, डेटा लेक्स क्या है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरीज टू स्टोर रॉ डेटा, यानी रॉ डेटा को सेंट्रली स्टोर करने के हवाले से, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग और एनालिसिस। तो इसी तरह से एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है अमेजन S3 डेटा लेक, ठीक है, हमने लास्ट डेटा एनालिसिस के चैप्टर में भी देखा था डेटा लेक्स का कॉन्सेप्ट। तो एक प्लेटफॉर्म है Airbnb, सही है, वो यूज़ करता है इस प्लेटफॉर्म को, क्लाउड को, टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रॉ यूज़र डेटा इन बुकिंग डेटा फॉर लेटर एनालिसिस, ठीक है। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी और आप इन एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वाइज। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इस प्रेजेंटेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है बिग डेटा के। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कैसे, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके, कस्टमर नीड्स को पहचान के, रिस्क को स्मार्टली हैंडल करके, ठीक है, इन चीज़ों पे अगर होल्ड होगा तो हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। फास्टर इनोवेशन होगी, ठीक है, जल्द से जल्द हमें
डेटा मिलेगा, हम उसका फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं, क्विकली उसको एनालाइज कर सकते हैं, और अगर कोई नया प्रोडक्ट या डेवलपमेंट करनी है तो उसको कर सकते हैं। तो फास्टर इनोवेशन के लिए बिग डेटा यूज़ होता है। इन्हांस कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, हम पर्सनलाइज करते हैं ऑफरिंग्स बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सोशल मीडिया पे जो एड्स आती हैं वही सेम एड्स आपके रिलेटिव्स या दोस्तों के सेलफोन्स पे नहीं आती। तो जो आपका बिहेवियर है, लाइफस्टाइल का जो पैटर्न आपका है, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी है, एल्गोरिथम उस हिसाब से रन होते हैं, और वही रिकमेंडेशंस आपको चाहे यूट्यूब, सोशल मीडिया में फेसबुक या फिर जनरली वेबसाइट्स पे जो एडवर्टीजमेंट्स है वो नज़र आती हैं। और ये सारा काम डेफिनेटली बिग डेटा के थ्रू होता है, थ्रू एआई एंड मशीन लर्निंग। इसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, कोई और रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए, या कोई इनएफिशिएंसी है डेटा में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि कम से कम हो वो। तो ये एक बेनिफिट है। रिस्क एंड थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर अटैक या सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर और मिनिमाइज करने के हवाले से बिग डेटा और उसके टूल्स काम आते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं बिग डेटा की? तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं रिटेल के अंदर। अमेज़न और फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं टू हैव द परचेज हिस्ट्री, ठीक है, एंड ब्राउजिंग पैटर्न्स मैंने अभी बात की कि जिस तरह से आप सर्फिंग करते हैं नेट के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, तो वो आपको उसी तरह के प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? सिस्टमैटिकली थ्रू बिग डेटा टूल्स, ठीक है। फाइनेंस क्या कर सकता है? फाइनेंस में बैंक्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ रियल टाइम बेसिस पे यूजिंग बिग डेटा मॉडल्स, ठीक है। इसके बाद हेल्थ केयर की बात करें तो हॉस्पिटल्स जो है वो एनालाइज कर सकती हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल डेटा टू इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें तो यूबर जो सर्विस है वो यूज़ करती है उसको फॉर जीपीएस और ट्रैफिक डेटा, क्यों? टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम एंड इम्प्रूव द ड्राइवर रूट्स, ठीक है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, करीम, यूबर, अभी हमारे पास बाइक या यांगो, ठीक है, तो इन सब के जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, तो वो उनके पास भी बिग डेटा आता है। हर सेकंड में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के थ्रू इतना डेटा प्रोड्यूस होता है, कंज्यूम होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस करती है वेट टाइम, ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, जल्द से जल्द गाड़ी मिल जाए। तो वो सारा काम कैसे होता है, वो डिसीशंस कैसे आते हैं? बिग डेटा के थ्रू और इन टूल्स को अप्लाई करने के हवाले से। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि बिग डेटा फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ हेल्पफुल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिकली, कि हम अलाइन कर सकें कि एक सीए स्टूडेंट, चाहे वो कैफ 3 का स्टूडेंट है या इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बिग डेटा कहाँ यूज़फुल होगा उसके लिए, किन एस्पेक्ट से। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत बेसिक है और बहुत प्राइमरी है वो है बेहतर फाइनेंशियल एनालिसिस और फोरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है। कैसे हेल्प करता है बिग डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? सो बिग डेटा enables CAs to analyze large volumes of financial transaction, client data and market trends in the real time, ठीक है। यूज़ केस क्या हो सकता है? यूज़ केस ये हो सकता है कि एक अकाउंटेंट जो है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करना चाहता है टू फोरकास्ट द फ्यूचर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लोज, हेल्प्स क्लाइंट्स मेक डेटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब जगह होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो स्पेसिफिकली बिग डेटा से रिलेटेड एक सीए का काम क्या होगा कि वो एक लार्ज वॉल्यूम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, क्लाइंट के डेटा का और मार्केट ट्रेंड्स को रखते हुए एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स अपने क्लाइंट के लिए परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके लिए जो वो टूल यूज़ कर सकेगा वो डेफिनेटली या तो अपाचे स्पार्क है या पावर बीआई है। मेजरली पावर बीआई भी यूज़ करते हैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू एनालाइज ईयर्स ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस डेटा टू फोरकास्ट profitability trends for next quarter, or it could be next year, or I mean next 2-3 years as well, सही है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टू एनहांस द ऑडिट क्वालिटी एंड फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। कैसे ये हेल्प करता है? ट्रेडिशनली हम क्या करते थे कि हम ऑडिटिंग चेक्स करते थे ऑन सैम्पल ट्रांजेक्शन, बट बिग डेटा के आने से हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं 100% ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू मेक
एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। याद है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा पढ़ी, तो उसमें वो एक वेरासिटी थी कि जो कह रहा है कि भाई एक्यूरेट हो, एफिशिएंट हो डेटा। यूज़ केस क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स कैन फ्लैग अनयूजुअल पैटर्न अगर कोई डेटा में डिटेक्ट होता है। लेट्स सपोज डुप्लीकेट इनवॉइसेस या राउंड फिगर ट्रांजेक्शन्स के अंदर काफ़ी मसले होते हैं, या पेमेंट आउटसाइड बिजनेस आवर्स के इश्यूज माइट बी रिलेटेड टू फ्रॉड हो, तो फिर उसमें जो है वो हम ऑडिट क्वालिटी और फ्रॉड डिटेक्शन के एस्पेक्ट को ला सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकती है टूल्स के हवाले से, क्योंकि हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, सो डेटा माइनिंग की कैपेबिलिटीज़ या एआई टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, और ऑडिटर्स उससे क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी अगर पोटेंशियल रिस्क है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेफिनेटली जब डेटा रियल टाइम आ रहा है तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग होगी। सो हाउ इट हेल्प्स? बिग डेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस एंड विजुअलाइज इन रियल टाइम, हेल्पिंग CAs गिव क्लाइंट्स टाइमली बिजनेस एडवाइस हम दे सकेंगे। CA कैन यूज़ रियल टाइम डैशबोर्ड्स टू मॉनिटर अ क्लाइंट्स फाइनेंशियल KPIs। हमने लास्ट चैप्टर्स की वीडियोस में डैशबोर्ड्स को देखा है, तो आई होप आपको याद होगा डैशबोर्ड्स किस तरह के होते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रियल टाइम डैशबोर्ड्स थ्रू रियल टाइम डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करते हुए कैश फ्लोज, प्रॉफिट मार्जिन या टैक्स लाइबिलिटीज़ के हवाले से डिसीजन मेकिंग बता सकता है या कर सकता है। इसके लिए क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज़ होते हैं, सच एज छोटे अगर क्लाइंट्स हैं, मीडियम साइज क्लाइंट्स हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो क्विक बुक्स ऑनलाइन इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा ज़ीरो एनालिटिक्स, ठीक है, जो यूज़ कर सकते हैं फॉर बिग डेटा लाइव इनसाइट्स टू द क्लाइंट परफॉर्मेंस। ठीक है, अदरवाइज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक मल्टीनेशनल है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ऑरेकल, या अगर बैंकिंग सेक्टर है तो ऑरेकल ERP है, अदरवाइज SAP है, जिसमें SAP में भी काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे MM है, मटीरियल मैनेजमेंट फॉर फिक्स एसेट्स। इसी तरह से SAP में FICO है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो अगेन जब डेटा पॉपुलेट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करें ऑर्गेनाइजेशंस को इन टर्म्स ऑफ बिग डेटा एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। फोर्थ है इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है फॉर इवन CAs। सो बिग डेटा असिस्ट करता है CA को इन आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल रिस्क, इंश्योरिंग कि तमाम के तमाम टैक्स लॉस कंप्लाइंस एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ पेनल्टीज़। आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ख़ास तौर पर डेटा गवर्नेंस के हवाले से भी देखा था कि कैसे रिस्क हाई हो जाता है जब डेटा गवर्नेंस की एब्सेंस होती है या कोई लूप होल होता है। तो डेफिनेटली जब डेटा बढ़ता है और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस को भी चेक किया जाता है, तो हम देखते हैं कि टैक्स लॉस कंप्लाइंस हो रहे हैं या नहीं, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कोई पेनल्टी लग सकती है। सो बिग डेटा कैन मॉनिटर क्या कैसे हेल्प करेगा कि इन टैक्स रेगुलेशंस, ठीक है, एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, हेल्पिंग CAs टू क्लाइंट्स टू मेक द कंप्लाइन अप टू डेट रखें। ठीक है, एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी, एक टूल है रेगटेक टूल, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय बिग डेटा, ऑटोमेटिकली चेक ट्रांजेक्शंस, ठीक है, एंड अगेंस्ट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। Fifth है taxation and advisory services. So big data also simplifies tax planning and advisory by integrating large data sets from different departments, HR, sales, procurement, etc. ठीक है, यूज केस क्या हो सकता है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दे कैन एनालाइज एम्प्लॉय एक्सपेंस डेटा टू ऑप्टिमाइज टैक्स डिडक्शंस एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बिग डेटा टूल्स को यूज़ करते हुए अकाउंटेंट्स कैन सिमुलेट वेरियस टैक्स सिनेरियोज एंड रिकमेंड मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी फॉर द क्लाइंट्स। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि टैक्सेशन और एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर एक CA बिग डेटा से रिलेटेड कैसे जो है वो हेल्प कर सकता है। सही है, तो वो ऑप्टिमाइज़ कर सकता है टैक्स डिडक्शन या आइडेंटिफाई कर सकता है कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइंट इंसाइट्स एंड बिजनेस एडवाइजरी। ठीक है, हाउ इट हेल्प्स। सो बिग डेटा अलाउज CA टू मूव बियॉन्ड बुक कीपिंग, ठीक है, ऑफरिंग स्ट्रैटेजिक एडवाइस। स्ट्रैटेजी का मतलब अब C-लेवल एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है कि ये सिंपल डेबिट क्रेडिट से हट के, सिंपल बुक कीपिंग से हट के अब वो स्ट्रैटेजिक एडवाइस की तरफ जा सकते हैं फॉर द क्लाइंट्स एंड बिजनेस एडवाइजरी, और मार्केट की एनालिसिस और क्लाइंट के बिहेवियर को पढ़ते हुए। ठीक है, by analyzing customer purchase data, CA can help businesses identify profitable segments, optimize pricing and improve the customer retention. ठीक है,
So a CA can advising a retail company to use the data visualization tools such as Power BI, Tableau, Click, okay, to show the how seasonal trends based on the past data affect sales, या recommend कर सकते हैं better inventory planning, ठीक है, या supply chain के हवाले से. सेवेंथ इज ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है. सो बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि जब बिग डेटा की बात होती है तो वी डोंट वांट एनी बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और चार्ट अकाउंटेंट टू बी पुट बियॉन्ड अ बिग डेटा फॉर मैनुअल इंटीग्रेशंस, ठीक है, या मैनुअल चेंजेस के हवाले से. सो बिग डेटा अलाउ करता है फॉर टू एम्बेड विद द एआई एंड ऑटोमेशन, जो हेल्प करता है कि जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करें ताकि एफिशिएंसी क्रिएट हो सके, सच एज डेटा एंट्री, रिकंसिलेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन. यूज केस इससे होगा क्या कि सीए विल बी मोर फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड लेस मैनुअल डेटा हैंडलिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि मैनुअल इंटीग्रेशन कम से कम की जाए. सो मशीन लर्निंग मॉडल्स या एआई कैन ऑटोमेटिकली categorize transactions and detect anomalies in the large data sets. So that will save the time of a chartered accountant, and that definitely the efficiency will increase. अब sources of and methods क्या है बिग डेटा के, ठीक है. तो आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर sources और methods अलग अलग हैं. मैंने इसको कंबाइन करके कुछ अच्छी एग्जांपल्स के साथ डिफाइन किया है. तो अब ज़रा हम उसको डिस्कस करते हैं कि बिग डेटा की कौन कौन सी सोर्सेज हैं और जो सोर्स और मेथड है बिग डेटा का. सो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट डेटा कलेक्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूज़र जनरेटेड डेटा. सही है. इसकी मीनिंग क्या है कि डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली यूज़र से थ्रू देयर एक्टिविटीज़, इंटरेक्शंस और इनपुट के ज़रिए, ठीक है. ये प्राइमरी सोर्स है. और ठीक है, ये प्राइमरी मेथड है. और इसकी सोर्सेज क्या है? ऑनलाइन फॉर्म्स, वेबसाइट इंटरेक्शन, सर्वेज, एप्लीकेशन का यूजेज या कस्टमर का फीडबैक, ठीक है. एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न, वो क्या करता है, वो कलेक्ट करता है डेटा, ठीक है, और उसके पास कस्टमर्स का डेटा आता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ने सर्च किया या कोई प्रोडक्ट व्यू किया या बाय किया, और बाय किया तो फिर उसने फॉर्म फिल किया, तो फर्स्ट हैंड डेटा, यूज़र जनरेटेड डेटा उसके पास आता है. सेकंड है सेंसर डेटा कलेक्शन, जो आईओटी डिवाइसेस के थ्रू आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है. मीनिंग क्या है? जो डेटा गैदर हुआ ऑटोमेटिकली फ्रॉम सेंसर्स एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सोर्सेज क्या होंगी? स्मार्ट मीटर्स, जीपीएस सिस्टम्स, ठीक है, जो यूबर, करीम वगैरह की मैंने एग्जांपल दी. हेल्थ मॉनिटर्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, व्हीकल सेंसर्स, ठीक है, और इंडस्ट्रियल मशीन्स. एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस, आपने देखा होगा काफ़ी लोग अब स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं हाथ पे. क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई इशू होता है हेल्थ से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, नींद सही नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि वो रिस्ट वॉच पहन के रखते हैं, स्मार्ट वॉचेस, और वो स्मार्ट वॉच आपका डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट करती है और उसके ऊपर एनालिटिक्स देती है. तो वो रियल टाइम आपकी हेल्थ का डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है. और इवन जब वो डेटा कलेक्ट हो जाता है थ्रू योर मोबाइल एप्लीकेशन, तो फिर आपको रिकमेंडेशंस भी इसी तरह से सोशल मीडिया पे मिल रही होती है, तो एक सेंसर बेस्ड डेटा है. इसके बाद सोशल मीडिया डेटा कलेक्शन. सो हम ज़्यादातर लोग एक्टिवली कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो लोग रोज़ाना के इस्तेमाल में लाते हैं. आपके जो पैटर्न्स होते हैं, आप जो सर्च कर रहे होते हैं, आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं, जहाँ आप क्लिक कर रहे होते हैं. सोर्सेज क्या है? फेसबुक बहुत कॉमन है, इसी तरह से ट्विटर है जिसका करंट नाम एक्स है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल कंपनीज एनालाइजेस ट्वीट्स टू मेजर पब्लिक ओपिनियन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिंपल है. और इसी तरह से इंस्टाग्राम की पोस्ट के हवाले से देखें तो ब्रांड्स क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं टू ट्रैक द प्रोडक्ट मेंशंस और हैशटैग्स, ठीक है ना. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, उससे प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, क्या हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, वीकली, मंथली जो है वो एनालिटिक्स कर रहे होते हैं. इवन वन क्लिक एनालिटिक्स भी होती है. नंबर 4 मशीन जनरेटेड डेटा, ठीक है, वो डेटा जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो मशीन्स के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू या एप्लीकेशंस के थ्रू विदाउट ह्यूमन इनपुट,
ठीक है, हम ये देखते हैं कौन कौन सी सोर्सेज हैं, जैसे सर्वर लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग्स, वेबसाइट क्लिक स्ट्रीम्स एंड इंडस्ट्रियल सेंसर्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वेब सर्वर की अगर बात करें तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है एवरी पेज विजिट, उसका टाइम, किस आईपी से वो लॉगिन हुआ है, कौन सा ब्राउज़र उसने इस्तेमाल किया, ये ऑटोमेटिकली फीड हो रहा होता है, या काइंड ऑफ अ मीटा डेटा भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो जनरेट करता है डेटा बेस्ड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, प्रोडक्शन रेट्स, है ना, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन डायरेक्टली नहीं होती है। फिफ्थ है ट्रांजेक्शनल डेटा कलेक्शन। इसकी क्या मीनिंग है, वो डेटा क्रिएट होना एज अ बिग डेटा जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन या ऑपरेशंस के हवाले से हो, जैसे सेल्स रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस, पेमेंट सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस सबको पता होगा, शॉपिंग करने जाते हैं जब पेमेंट की बारी आती है तो आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के थ्रू गुजरते हैं, जहाँ आप कैश या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करते हैं। ठीक है, वहाँ से भी डेटा जनरेट होता है। एग्जाम्पल क्या है, सुपर मार्केट्स, मेरे ख्याल से तमाम लोग सुपर मार्केट्स विजिट ज़रूर किया होगा। वो क्या करते हैं, आपके परचेज़ का डेटा होता है थ्रू बार कोड स्कैनर्स प्रोडक्ट्स पे लगे होते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा मार्केट बास्केट एनालिसिस, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, ओकेजन के डिस्काउंट्स, वाउचर्स, ये सब कुछ उस डेटा के ऊपर बेस करके एनालिटिक्स करके कस्टमर्स को बताए जाते हैं। इसी तरह से लोग फिज़िकल नहीं जाते तो ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्डर आपने किया, पेमेंट आपने ऑनलाइन की या कैश ऑन डिलीवरी थी, अगर कोई रिटर्न हुआ कस्टमर के थ्रू, वो भी सारा डेटा जनरेट होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फिर वो ऑफर्स बेचते हैं थ्रू ईमेल्स या एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक है, इसके अलावा वेब स्क्रैपिंग एंड क्रॉलिंग। ठीक है, यानी वेबसाइट से कुछ डेटा निकालना जो वेबसाइट पे हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सो ऑटोमेटेड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, सोर्सेज क्या है, पब्लिक वेबसाइट्स हो गई, ऑनलाइन रिव्यूज़ हो गई। पब्लिक वेबसाइट से मुराद के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी या इन्फॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल करती है अपनी वेबसाइट्स पे। इसी तरह से एक और है, ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल करती हैं अपनी वेबसाइट पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसकी एग्जांपल, या कोई भी बैंक की आप वेबसाइट देख लें, किसी कंपनी की वेबसाइट देख लें, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी अवेलेबल होती है। या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पर प्राइस कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मुझे मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है, तो मैं whatmobile.com.pk पे जाऊँगा या मैं gsmarena.com पे जाऊँगा, वहाँ पर प्रोडक्ट्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्राइस कंपेयर करके देख सकता हूँ। वहाँ पर भी जो है वो मैं अगर चाहूँ तो किसी टूल के ज़रिए उस वेबसाइट का डेटा इंपोर्ट करके एनालाइज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, उसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे जहाँ पर लैपटॉप्स की इन्फॉर्मेशन होती है, या आपके अलावा एक और एग्जांपल भी हो सकती है जो कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज़ होती हैं। ठीक है, वो डेटा अगर आप इंपोर्ट करना चाहें अपने टूल के अंदर, जो चाहे वो पावर BI हो या टैबल्यू हो, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है, ट्रैवल कंपनीज स्क्रैप एयरलाइन एंड होटल साइट्स टू कंपेयर प्राइसेस। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि ट्रैवल कंपनीज, आपको कहीं घूमने जाना है तो आप देखते हैं कि आपके पास वन विंडो सोल्यूशंस अब आ चुके हैं। ठीक है, वो कस्टमर को कहते हैं कि हम ही आपकी टिकट्स बुक करके देंगे, होटल स्टे, ठीक है ना, और अदर डिटेल्स वगैरह सब कुछ वही सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली स्क्रैप करते हैं एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन, होटल साइट्स की, ताकि आपको एक अच्छा पैकेज बना के दें। सही है, थ्रू वेब स्क्रैपिंग। अब इवन APIs भी आ चुकी हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स APIs के थ्रू डेटा जो है वो अलाउ करते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज, ताकि वो अपने कस्टमर्स को एक अच्छा पैकेज बना के दें। इसके अलावा मार्केट रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़, ठीक है, ताकि वो स्टडी कर सकें कस्टमर सेंटिमेंट को, और फिर अगर कोई चीज़ उनको आफ्टर रिसर्च लॉन्च करनी है तो उसको लॉन्च किया जा सके। सही। चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये भी आपके स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर का पार्ट है, कि डेटा वॉल्यूम। क्योंकि जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी डेफिनेटली स्टोरेज फिज़िकली कितनी मुझे चाहिए होगी। तो ज़ाहिर है कि जो साइज़ ऑफ डेटा है वो एवरी सेकंड बढ़ रहा है, तो मेरी जो स्टोरेज या मैनेजमेंट है वो MB या GB में नहीं है, बल्कि वो टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स में है। ठीक है, तो वो अक्सर एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से। तो चैलेंज क्या है कि जो ट्रेडिशनल डेटा बेस है लाइक SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो इतनी कैपेबल नहीं है फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली। सही है।
जैसे एग्जांपल हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर रहे थे, फेसबुक की, यूट्यूब की, जो मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा डेली बेसिस पे बनाता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, इमेजेस एंड मैसेजेस, ठीक है, उसको डेफिनेटली एक लार्ज स्केल स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो हमने डिस्कस किया हडूप, HDFS या क्लाउड डेटा लेक्स, ठीक है। सेकंड जो चैलेंज है वो डेटा वैरायटी की है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट से डेटा आता है, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है, और वो डेटा स्ट्रक्चर भी होगा टेबल्स के फॉर्म में, वो सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है बिग डेटा का, और ज़ाहिर है इसकी इंटीग्रेशन और एनालिसिस करना एक साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, द कंपनी कलेक्ट्स कस्टमर डेटा फॉर सेल्स रिकॉर्ड, स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ईमेल सेमी स्ट्रक्चर होती है और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट अनस्ट्रक्चर होती है। अब उनको कंबाइन करना, कंसिस्टेंटली उसको अलाइन करना, लोकेट करना और उसकी मीनिंग जनरेट करना इनटू अ कॉन्टेक्स्ट टू ऑफर समथिंग टू दैट कस्टमर इज कंसिस्टेंटली अ बिग चैलेंज, ठीक है। बट हमारे पास टूल्स होते हैं, टूल्स की हमने बात की है कि उन टूल्स के ज़रिए उन चैलेंजेस को हैंडल किया जाता है। नंबर 3, डेटा वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ जनरेशन। डेटा जो जनरेट हो रहा है उसकी स्पीड के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। तो वो बिग डेटा हमेशा हाई स्पीड में जनरेट होता है, रियल टाइम होता है, जो डिफ़िकल्ट करता है उसकी कैप्चरिंग और प्रोसेसिंग को, सही है। तो नॉर्मल सिस्टम हैंडल नहीं कर सकते कंटिन्यूसली स्ट्रीम्स को बिग डेटा की। एग्जाम्पल्स जैसे हमने बात की थी स्टॉक रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स की, बहुत सारे नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं ग्लोबली, इवन बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, हर कंट्री की एक स्टॉक मार्केट है, ठीक है, और वो ओपन होती है फॉर सर्टेन आवर्स, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो उसको एनालाइज करना, उसको फिर क्लीन करना, रियल टाइम बेसिस पे उसकी एनालिसिस दिखाना थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट फॉर एवरी यूज़र लॉगिन, उसका एक अपना एक कस्टमाइज पर्सनलाइज जो है वो डैशबोर्ड होता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमें ये भी देखना है कि कोई फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, हम कुछ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। नंबर 4 चैलेंज फॉर बिग डेटा इज़ डेटा वेरासिटी, यानी डेटा के अंदर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी किस हद तक है, ठीक है। तो अगर डेटा, और पॉसिबल होता है कि कोई डेटा ऐसा आ रहा है जो इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है या इनकन्सिस्टेंट है ड्यू टू इज डाइवर्स सोर्सेज, तो जाहिर सी बात है कि हमें डेटा क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स को अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम डेटा क्वालिटी को इंश्योर करें, अगर डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करें और वैलिडेट करें कुछ सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। चैलेंज ये कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है अगर हम नॉर्मल या ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बट विद द बिग डेटा इट कुड बी हैंडल्ड। एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स एक ऐसा पार्ट है जो डेफिनेटली किसी भी इवेंट को मिसलीड कर सकता है, अगर उसमें फेक न्यूज़ हो या स्पैमिंग हो, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, या अगर हम उस इनकरेक्ट डेटा को ले लें तो हमारे डिसीजन मेकिंग भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 5th है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से, ज़ाहिर है ये भी एक पार्ट है थोड़ा सा डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज़ और रोल्स के हवाले से और कंट्रोल्स के हवाले से। जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, चाहे वो पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो या बिजनेस डेटा हो, उसकी प्रोटेक्शन और वो ब्रीच ना हो जाए या ब्रेक ना हो जाए या उसका मिसयूज़ ना हो जाए, एक हमारे लिए मेजर कंसर्न है। तो डेफिनेटली हमारे पास ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, जैसे GDPR है, ठीक है। तो उसको अप्लाई किया जाए, उसको कंप्लाइंस में लाया जाए, ठीक है, ताकि लार्ज स्केल्स की डिफ़िकल्टी से हम बच सकें। और डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में और ऐसी सेक्टर्स के अंदर जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो एक्सपोज कर सकते हैं मिलियंस ऑफ यूज़र्स की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपको याद होगा हमने चैप्टर 2 के अंदर नादरा की एक एग्जांपल ली थी, ठीक है, और उसको एक डिटेल में पढ़ा था उस यूज़ केस को। 7th इज़ हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब लार्ज बिग डेटा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में आ जाएगा, मुझे बहुत सारे बड़े सर्वर्स, फिज़िकल डेटा सेंटर चाहिए, और उस डेटा सेंटर के इर्द गिर्द यानी उसके इकोसिस्टम में सिर्फ सर्वर्स ही परचेज़ नहीं करना है, मुझे उसकी इलेक्ट्रिसिटी को 99.9% अप टाइम रखना है, ठीक है, उसकी कूलिंग का मुझे अरेंजमेंट करना है, वहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर ना हो जाए उसको मेक श्योर करना है, ठीक है। जिस जगह पे मैं बना रहा हूँ उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, मुझे उससे रिलेटेड एक्सपर्टाइज या प्रोफेशनल लोगों को हायर करना है, तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है बिग डेटा को मैनेज करने की, सही है। तो
एक्सपेंसिव हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेफिनेटली एनालिसिस के लिए कमर्शियल लाइसेंस के बेसिस पे मुझे कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर का इंतखाब करना पड़ेगा और स्किल्ड मैन पावर जैसे मैंने बताया, ठीक है। चैलेंज क्या है? डेटा सेंटर्स को मैनेज करना, क्लाउड सर्वर्स, ठीक है, फिर उसकी एनालिटिक्स। जाहिर सी बात है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो इट्स वेरी कॉस्टली। तो आज स्टार्टअप में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड एंटरप्राइज लाइक हडूप। अगर एक छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस है तो वो इस तरह के बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर 8, इंश्योरिंग डेटा गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस। जस्ट आई मेंशन द डेटा गवर्नेंस, और देखेंगे पॉइंट नंबर 8 बन रहा है कि हम डेटा गवर्नेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे मैंने कहा था कि आपके सारे चैप्टर्स एक दूसरे से आहिस्ते आहिस्ते अलाइन होंगे जब आप अगेन चैप्टर 5, 6, 7 भी पढ़ रहे होंगे। सो ज़ाहिर डेटा गवर्नेंस भी आएगी बिग डेटा में, क्योंकि सेंसिटिव डेटा है, ज़्यादा है, ठीक है, और इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग होनी है, ठीक है। इसको कैसे स्टोर करके रखना है, कैसे वो इस्तेमाल होगा, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो अप्लाई की जाएंगे, कौन से कंट्रोल्स हैं, ठीक है। सो मेंटेनिंग कंप्लाइंस अक्रॉस वेरियस कंट्रीज एंड सिस्टम इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे अगेन यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लाई करती हैं हिपा लॉ से, ठीक है, व्हेन स्टोरिंग पेशेंट डेटा सिक्योरली एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मज़ीद बिग डेटा के जो चैलेंजेस हैं डेटा एनालिसिस हैं कि जब ह्यूज डेटा डिसऑर्डर्ड होता है तो एक चैलेंज है कि डेटा को अंडरस्टैंड करना, उसको वर्केबल बनाना, ताकि उसके जो मीनिंग है वो सही से ड्राइव हो सकें। स्टोरेज सिस्टम की हमने बात की कि उसको अपस्केल करना पड़ता है, उसकी एक बड़ी कॉस्ट है। नेचर ऑफ डेटा, जो डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है वो बहुत मैसी है, वो इनकन्सिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है, इरेगुलरिटीज़ हैं, तो उसको ठीक करना, ठीक है, दैट डेफिनेटली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड वैल्यू टू गेट फ्रॉम द डेटा। लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल्स अगर होंगे तो फिर जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट नॉलेज होगी तो वो ठीक से उस इकोसिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें सारे प्रोफेशनल लोगों को हायर करना पड़ेगा। दीज आर सम ऑफ दी कॉमन challenges as well. So Hadoop is one of the basically most common tool uses for, especially for the big data, and so many large organizations use करती हैं इसको। solutions के हवाले से बात करें तो जो अभी हमने challenges पढ़े, ठीक है, जो मैंने अभी आपको जितने भी 8 challenges बताए हैं उसके हवाले से जो recommended है वो Hadoop है, क्योंकि Hadoop is a Java based programming framework, ठीक है, जो सपोर्ट करता है स्टोरेज को, डेटा प्रोसेसिंग को, जो कि लार्ज डेटा सेट से रिलेटेड होती है। इसके अलावा वो हैंडल कर सकता है स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को एज़ कम्पेयर टू पुराने हमारे डेटा वेयर हाउस लेगेसी सिस्टम्स यानी ट्रेडिशनल सिस्टम्स के हवाले से। Hadoop की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो एज़ कम्पेयर टू चीपर होगी, तो वो अफोर्डेबल होती है, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग इन्हेंसमेंट्स या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से हैं बिग डेटा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सही है। सो बिग डेटा इज़ इंक्रीजिंग बीइंग कंबाइंड विद AI एंड ML टू, क्योंकि टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स ऑटोमेटिकली, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें पैटर्न्स को, प्रेडिक्शंस बना सकें विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, सही है। वाइट मैटर्स, AI जो है वो इम्प्रूव करती है टू हैव द एबिलिटी टू टर्न मैसिव रॉ डेटा इनटू इंटेलिजेंट इनसाइट्स, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं। बैंक जो है वो AI मॉडल्स को ट्रेन करता है और यूज़ भी करता है बिग डेटा बेसिस पे, किस हवाले से, टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स इन रियल टाइम। इसी तरह से नेटफ्लिक्स जो है वो एनालाइज करवाता है जो यूज़र की व्यूइंग हैबिट्स हैं, ठीक है, आप जो चीज़ जितनी मरतबा देख रहे होते हैं वो एल्गोरिथम इसको रीड करता है, पर्सनलाइज करता है, ठीक है, और आपको रिकमेंड करता है शोज़ और मूवीज़ को। सेकंड इमर्जिंग ट्रेंड है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स, ठीक है। ये एक ट्रेंड है बिग डेटा का कि ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि उनको रियल टाइम एनालिटिक्स मिले, जिससे वो कुछ डिसीजंस ले सकें या ऑफर कर सकें अपने कस्टमर्स को। तो इंस्टेंट इंसाइट्स के लिए जो है वो अब जो टूल्स यूज़ होते हैं वो अपाचे कैफका और अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग यूज़ होते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल्स ऑलरेडी इस स्लाइड में बता दी हैं, ठीक है। वाइट मैटर्स रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो सपोर्ट करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग और कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। एग्जांपल्स स्टॉक मार्केट की हमने ली है, जिसमें
मिली सेकेंड्स के अंदर डेटा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है ट्रेडर्स की, ठीक है, ताकि वो ऑटोमेटिकली हो सके। क्लाउड बेस्ड बिग डेटा सोल्यूशन, अब हमारे पास, जैसे हमने डेटा एनालिटिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, कवर किया था, अमेजन सर्विसेज के हवाले से गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑन प्रेमिस का मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, हाइब्रिड जो है वो प्रेफर करती हैं। तो ऐसा डेटा जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है वो ऑन प्रेमिसेस रखा जाता है, लेकिन कुछ हद तक डेटा जो बिग डेटा होता है उसकी स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो स्केलेबिलिटी ऑफर करते हैं, कॉस्ट सेविंग के हवाले से बेहतर होते हैं, ठीक है। इंटरनली हमें हाई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको, और वो ईजी टू डू द एनालिटिक्स। सो Airbnb uses Amazon Web Services AWS to store and analyze petabytes of user booking data efficiently. सही है। फोर्थ इज डेटा लेक्स एंड लेक हाउसेस, ठीक है। एक पुराना कॉन्सेप्ट होता था डेटा वेयर हाउस का, जो भी आपको आने वाले चैप्टर्स 5 और 6 में भी पता चलेगा कि डेटा वेयर हाउसेस क्या होते हैं। बट डेटा वेयर हाउसेस से ज़्यादा अब कैपेसिटी डेटा लेक्स और डेटा लेक हाउसेस के अंदर मौजूद है, जो बेसिकली स्टोर करते हैं रॉ डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो अमूमन बिग डेटा के हवाले से यूज़ किए जाते हैं, सही है। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर ऑल डेटा टाइप सच एज टेक्स्ट, वीडियोज़ एंड लॉग्स इन वन प्लेस फॉर फ्यूचर एनालिसिस। एग्जाम्पल है अमेजन S3 डेटा लेक एंड डेटा ब्रिक्स लेक हाउस आर यूज बाय एंटरप्राइज टू मैनेज एंड एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स एफिशिएंटली। तो फिफ्थ वन इज़ एज कंप्यूटिंग, ठीक है। एज कंप्यूटिंग के हवाले से भी मैंने बात की थी अपने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस के अंदर, कि ये एक सेंट्रलाइज लेयर है, एक मिड लेयर है, जो जैसे IoT डिवाइसेस है। तो अगर IoT डिवाइसेस का डेटा जाएगा मेन सर्वर पे और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इस हवाले से वो क्या करते हैं, क्लोज़र टू दोज डिवाइसेस एक सेमेंटिक मॉडल या एक सेंट्रलाइज प्लेस बना के रखते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल द डेटा टू सेंट्रल क्लाउड, एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डेटा क्लोजर टू वेयर इट इज़ जनरेटेड, ताकि रिस्पॉन्स टाइम जल्द से जल्द मिल सके। जैसे ऑटोमेटिक कार्स अब आ रही हैं, ड्राइवरलेस कार्स जो हैं, ठीक है, या आपके IoT डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, उसमें एज कंप्यूटिंग यूज़ होती है। सो क्यों यूज़ होती है, वाई इट मैटर्स, दिस रिड्यूसेस लेटेंसी एंड स्पीड्स अप डेटा ड्रिवन एक्शंस, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी, जस्ट यहाँ पर लिखी हुई भी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, वो यूज़ करते हैं सेंसर्स या ऑन बोर्ड प्रोसेसर्स टू एनालाइज डेटा लोकली फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। इस वजह से हम एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, सही है। इस तरह से स्मार्ट फैक्ट्रीज का क्या मतलब है, वहाँ पे IoT डिवाइसेस लगे हुए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कनेक्टेड हैं और मॉनिटर कर रहे हैं 24/7 एंड जनरेटिंग द डेटा फॉर इक्विपमेंट मॉनिटर एंड डिटेक्ट द डिफ़ॉल्ट इन द रियल टाइम। तो अगर कोई अनइवन कोई इंसिडेंट होने वाला है, कोई अनफॉर्सीन इवेंट होने वाला है, तो उसके बारे में पहले से हमें पता चल जाए। सिक्स्थ इज इमर्जिंग ट्रेंड डेटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी इन्हांसमेंट, ठीक है। ये भी एक इमर्जिंग ट्रेंड है कि अब डेटा गवर्नेंस भी इन्वॉल्व हो रही है इन तमाम डोमेन्स के अंदर, इवन इन बिग डेटा एज वेल। तो आपको यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि डेटा ब्रीचेस के हवाले से या लॉस को अप्लाई करने के हवाले से या किसी भी फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के हवाले से, ताकि हमारी डेटा गवर्नेंस बेहतर हो सके रिगार्डिंग इनक्रिप्शन और सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाए और प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाए रिगार्डिंग डेटा। तो व्हाई इट मैटर्स, मेंटेनिंग डेटा की एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंश्योर द कंप्लाइंस। सो एग्जाम्पल है हेल्थ केयर से रिलेटेड, जो हमने पहले भी डिस्कस की कि देयर पेशेंट रिकॉर्ड्स आर वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉकचेन फॉर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग, सही है। सेवेंथ इज प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करने के लिए। प्रिडिक्टिव का मतलब हमने समझा था चैप्टर 3 के अंदर, अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, फोरकास्टिंग करना, सही। और प्रिस्क्रिप्टिव जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो। सो बिग डेटा इज मूविंग फ्रॉम जस्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, यानी व्हाट हैपेंड, टू
प्रिडिक्टिव व्हाट विल हैपन। सो ज़्यादातर बिग डेटा की जो फॉर्मेशन या फाउंडेशन आप कहें वो फोकस करती है रिगार्डिंग प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव पे, जहाँ पर एआई और एमएल ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इज कीन इंटरेस्टेड टू सी द फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड recommend द बेस्ट एक्शंस। इसकी एग्जांपल है रिटेलर्स यूज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट प्रोडक्ट डिमांड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, या एयरलाइंस यूज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज टिकट प्राइसिंग एंड रूट्स। सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्रेडिक्टिव एंड। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है सिनेरियो है, अ मल्टीनेशनल रिटेलर वांट्स टू एनालाइज सेल्स डेटा फ्रॉम इट्स स्टोर online platform and customer reviews to understand buying trends. Which characteristic of big data best describe the situation? Volume, velocity, variety या veracity? So this is variety. क्यों? The retailer is dealing with different types data, structure, sales, semi-structure, online logs and unstructured reviews, illustrating the variety characteristic. सही है? सो MCQs के लिहाज से मेरी इंस्ट्रक्शन हमेशा यही होती है कि जब आप MCQ को मेरी स्क्रीन पे देखें तो वीडियो पॉज करें, उसके ऑप्शंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें और फिर मैच करें अपने आंसर और एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सिनेरियो MCQ इज अ स्टॉक ट्रेडिंग फर्म प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड टू मेक ऑटोमेटिक बाय सेल डिसीजंस। विच वी ऑफ बिग डेटा इज द मोस्ट रेलिवेंट, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। So veracity, velocity, value या volume. So this is velocity. क्यों? The speed at which data is generated and processed in real time defines velocity. ठीक है, इसकी स्टॉक मार्केट की एग्जाम्पल को हमने मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो में डिस्कस भी किया। थर्ड सिनेरियो, अ सोशल मीडिया कंपनी फाइंड्स that many user post contains scarsome, making sentiment analysis resulting misleading. So which big data challenge is this company facing? Data volume के लिहाज से, data veracity, data variety या data security? So data veracity सही है। तो inaccurate और inconsistent data, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे होता है हम उससे रिलाई 100% नहीं कर सकते, and then we clean that. सही है। Number 4, scenario based, a hospital uses artificial intelligence algorithm to predict patient diseases based on medical history and lab data. So which emerging trend in big data does this represent? Edge computing, predictive, cloud storage और data governance? Very very simple. Predictive analytics यूज़ कर दी है हॉस्पिटल, ठीक है, AI algorithm के बेसिस पे पेशेंट, और ये अब एक्चुअल में हो भी रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ी हॉस्पिटल्स ने अब AI को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और वो इवन पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर किसी को कैंसर या कोई बड़ी बीमारी अल्लाह ना करे अगले 10, 12 या 15 साल में होने वाली, तो AI इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कि हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को मदद मिल रही है। सही है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ज़रूर है इस बिग डेटा के। फिफ्थ इज सिनेरियो, अ लॉजिस्टिक कंपनी processes data from thousands of IoT sensors installed in delivery trucks to optimize routes in real time. Which technology is most useful for this purpose? Apache Hive, Hadoop, Kafka या NoSQL? तो Kafka, ठीक है। So Apache Kafka supports real-time data streaming and processing from continuous sources like IoT sensors. An audit firm analyzes all transactions of a client instead of sampling a few to detect duplicate payments. Which big data benefit is being achieved? Faster innovation, better decision making, enhanced audit quality या cost reduction? So definitely enhance audit quality. सही है, तो using big data analytics enables auditors to review 100% of transaction, improving accuracy and fraud detection rather than वो सैम्पल पे जाते और कम डेटा एनालाइज करते। बट बिग डेटा की ये टूल्स हेल्प कर रहे हैं उसको कि सारी ट्रांजेक्शन्स को वो जो है वो चेक करें ताकि उसकी एक्यूरेसी और फ्रॉड डिटेक्शन को बेहतर तौर पे पिक किया जा सके। Scenario 7, a startup find it expensive to maintain its own servers for big data storage and decides to shift to AWS cloud. Which emerging trend does this reflect?
एज कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस्ड बिग डेटा सोल्यूशन, डेटा गवर्नेंस या मशीन लर्निंग. सो अगेन वेरी वेरी सिंपल, क्लाउड बेस्ड बिग डेटा सोल्यूशंस. और अभी हमने पढ़ा भी क्यों, क्योंकि छोटे स्टार्टअप्स के लिए ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स बिग डेटा के लिए लगाना एक हाई कॉस्ट है, तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं. Number 8 is an e-commerce platform collects customer search patterns, clicks and purchase to suggest new products. Which V of big data provides business benefit here? सही है. So V stands for veracity, value, velocity या variety. तो आपको characteristic suggest करनी है. So that is the value. So driving meaningful insights that increases sale, demonstrate value, the business benefit of the big data. Number 9 scenario, a smartwatch continuously collect a user heart rate or and sleep data. Which is the source of big data in this case? Machine generated data, sensor data collection, web scraping या transactional data. So again simple है, sensor data collection. ठीक है, स्मार्ट वॉचेस जो है वो उसमें सेंसर होता है, उसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करते हैं और ये एक IoT डिवाइस है. ठीक है. Number 10 scenario, a government agency monitor online forms, citizen feedback and survey responses to improve public services. Which big data collection method it applies? Transactional data, machine generated data, direct user generated data या social media data. So this is direct user generated data. So data provided directly by users in the shape of forms या surveys, तो ये user generated है. 11th scenario, a CA firm uses big data analytics to ensure clients comply with taxation rules and regulatory updates. Which big data for CA application fits best? Real-time decision making, risk management and compliance, client advisory या automation. So it's related to sir risk management and compliance. 12 है, a scenario, a bank uses Hadoop to store and process petabytes of transactions data across multiple servers. So which big data technology is being used? Hive, Hadoop, Spark or NoSQL? So definitely Hadoop. So in the question the keyword was there, Hadoop. So yeah, Hadoop enables distributed storage and batch processing of massive data sets. ठीक है, batch processing होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, डिफरेंट बैचेस डिफरेंट ब्रांचेस से डे एंड पे बैच रन किए जाते हैं और फिर सेंट्रलाइज सर्वर पर फॉल करते हैं. ठीक है, और उससे फिर डेटा कलेक्ट होता है. सही, और वो मेंटेन हो रहा होता है. 13 scenario, an online travel agency automatically gather airline and hotel prices from websites for comparison. Which data collection method is illustrated? Web scraping, transactional, machine generated या sensor based? So we have learned web scraping है. ठीक है, simple. Number 14, a manufacturing company processes sensor data locally in machines to reduce lag during production. Which emerging big data trend applies? Edge computing, cloud computing, real-time analytics या data lakes? So this is edge computing. सही है. 15th scenario, an organization struggles to manage diverse data formats such as emails, spreadsheets and videos in one system. Which big data challenge does it face? Data velocity, data volume, data variety या data governance? कौन सा चैलेंज है? So this is क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, डाइवर्स फॉर्मेट्स में आ रहा है, so definitely it's belong to data variety. सही है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें चैप्टर 4 किस तरह से और कौन सी एग्जांपल्स कवर किए हैं क्या आपने. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि वीडियो में 7 सब टॉपिक्स मौजूद हैं इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बिग डेटा का, जहाँ से आप डेफिनेशन रीड कर सकते हैं. और जो हमने डिस्कस की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, जिसमें वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है. और कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ हर वर्ड का क्या मतलब है विद यूज़ केस. सही है, तो आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं. रिमेंबर कि आप आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर्स को 3 से 4 मरतबा अच्छे से रीड करें. जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी मीनिंग लिखें अपने पास प्रॉपरली. ठीक है, जो एक्रोनिम्स आपको नज़र आ रहे हैं उसको देखें.
और ये देखें कोई फ्रेमवर्क तो अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ बिग डेटा बताई हुई है, जैसे सोशल मीडिया जिसको मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस, ट्रांजैक्शनल डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल के साथ आईकैप ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में इसको कवर अप किया है, प्लस मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है। इसके बाद मेथड्स कौन कौन से हैं बिग डेटा को कलेक्ट करने के हवाले से, वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, डेटा फ्रॉम सेंसर्स कैसे आता है उसकी एग्जांपल है, लॉग फाइल्स, सर्वेज या यूज़र जनरेटेड डेटा जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होती है, रिटेल एंड ई कॉमर्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है बिग डेटा, विद एग्जांपल्स यहाँ पर बताई हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स के हवाले से बताया गया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, चैलेंजेस कौन कौन से जो फेस करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग बिग डेटा, उसकी क्वालिटी, उसका स्टोरेज, उसकी प्राइवेसी, उसकी डेटा गवर्नेंस, इंटीग्रेशन, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हमने बात की डिटेल में, यहाँ पर वन लाइनर आपको देखें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं या आप चाहे तो मेरी प्रेजेंटेशन के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। इमर्जिंग ट्रेंड्स में इन्होंने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एज कंप्यूटिंग जो आईओटी डिवाइसेस में यूज़ होती है, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स के हवाले से, रियल टाइम एनालिटिक्स, एथिकल यूज़ डेटा का किस तरह से हो। इसके बाद कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ या टूल्स हैं, तो हडूप की हमने बात की थी कि अपाचे स्पार्क जो नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, नो सीक्वल डेटा बेसिस और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। यहाँ तक आपका चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वन ऑफ द अगेन इजी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है जिसको कंसाइजली आई कैप ने डिफ़ाइन किया है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप इसको इग्नोर ना करें और मेरी वीडियो को 2 से 3 मरतबा प्ले करके देखें और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। और आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इंशाल्लाह कैफ 3 पेपर पास कर लेंगे। थैंक यू।